एचएच में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। श्रीनगर में कांग्रेस की मीटिंग का इनेकाद किया गया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए सदर तारिक हमीद कर्रा की सदारत में मीटिंग का एहतमाम किया गया है। मीटिंग में पार्टी के सीनियर क़यादत मौजूद है। इजलास में कांग्रेस असेंबली इंतखाबात समेत कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल कर रही है। जो कि आपको पता है कि अभी हाल ही में तारिक हमीद कर्रा को जम्मू कश्मीर कांग्रेस का सदर बनाया गया है और उसके बाद ये एक अहम मीटिंग इस वक्त हो रही है और समझा यह जा रहा है कि इस मीटिंग का मकसद चुनाव को लेकर के हिकमत अमली तैयार करना और उसको लेकर गुफ्तगू करना है। श्रीनगर में कांग्रेस की मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए सदर तारिक हमीद कर्रा की सदारत में ये मीटिंग हो रही है। मीटिंग में पार्टी के सीनियर क़यादत मौजूद है। इजलास में कांग्रेस असेंबली इंतखाबात समेत कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल कर रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हमारे रिपोर्टर सरोज कफील। सरोज, इस मीटिंग को किस नजरिए से देखा जाए? विशाल, आपको बता दूं सबसे पहले तो इस वक्त हम कांग्रेस हेडक्वार्टर्स जो है श्रीनगर वहां पे खड़े हैं। अभी यहाँ पे तारिक हमीद कर्रा पहुंचे हैं। जिस तरह से आप कह रहे थे कि JKPCC के अभी वो नए अध्यक्ष चुने गए हैं, एक वालियाना इस्तकबाल हुआ है उनका। उसके मजीद कई सारे ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो आज जम्मू से भी यहाँ पे पहुंचे हैं इस मीटिंग में, जिसमें से रमन बल्ला है, GA मीर जो है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। अभी जो गुलाम नबी मोंगा है वो भी अभी यहाँ पे। हालांकि मीटिंग जो है ये मीटिंग वैसी नहीं है कि क्लोज डोर्स पे मीटिंग है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक कन्वेंशन है जहां पे पार्टी के तमाम वर्कर्स जो हैं इस वक्त आप दृश्यों में देख पा रहे होंगे, मुख्तलिफ न सिर्फ कश्मीर से हैं, जम्मू कश्मीर के तमाम कोनों से आए हैं, राजौरी पुंछ से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं यहाँ पे। और पहली बार दिनों बाद हमने देखा है कि कांग्रेस दफ्तर में इस तरीके की इस नौयत की भीड़ है। और अभी भी जो है अभी स्पीच चल रहे हैं। हालांकि अगर हम अभी बात कर लें अगर हम बात कर लें अभी तो अभी जो हमीद कर्रा है उन्होंने अभी अपना स्पीच नहीं दिया हुआ है। और कहीं ना कहीं जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जैसे GA मीर हैं, जैसे रमन बल्ला है, जब वो अभी लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दी है कि इलेक्शंस जो है चुनाव की घोषणा अभी यहाँ हो चुकी है और किस तरीके से अब आगे पार्टी जो है वो प्लान करेगी कि किस तरीके से इनको आगे जो रणनीति बनानी होगी उस पर भी बात होगी। और मैनिफेस्टो जो है वो आने वाले कुछ ही दिनों में अभी यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। और उसके मजीद तमाम जो अभी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो इनकी विमेन विंग है, वो लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और किस तरीके से आज, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, पहली बार हमने देखा कि कांग्रेस दफ्तर में काफी सालों बाद इस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है। तो किस तरह से आगे ये भीड़ इलेक्शन में हम वोटर टर्नआउट में तब्दील होगी वो देखना होगा। और आज आप देख ही रहे होंगे कहीं ना कहीं बातें इस तरीके की भी चल रही थी, जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, कहीं ना कहीं वो भी अलायंस में कांग्रेस के साथ ना आए तो बैकडोर हमने सुना कि वो बातें भी चल ही रही थी। और क्योंकि आपको याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कुछ दिनों पहले क्लियरली एक इंडिकेशन दी थी कि वो जो इस बार चुनाव लड़ेंगे वो पूरी 90 सीट्स पे सोलो लड़ेंगे। इंडिया ब्लॉक जो है उसके साथ वो नहीं लड़ेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। तो उसके बाद जो डायनेमिक्स है यहाँ की कंप्लीटली चेंज हो गए थे। फिर कई सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने सुनने में आया है कि अप्रोच किया है कांग्रेस को, या कांग्रेस ने उन्हें अप्रोच किया, जिसमें से एक PDP भी है। अब किस तरह से आज यहाँ पे जो ये जलसा है ये खत्म होता है और उसके बाद जो इनकी बैकडोर से कल मीटिंग स्टार्ट होंगी उसमें से ही कई सारी और ऐसी चीजें हैं जो बाहर निकल के आएंगी, जिसमें से कांग्रेस जो है अपनी रणनीति क्या रहेगी उनकी, यहाँ पे क्या वो सबली सीट्स पे लड़ेंगे, यहाँ पे किसी के साथ अलायंस में आएंगे, यहाँ पे वो भी अभी पता लगेगा। जी विशाल। बिल्कुल सरोज, काफी अहम मुद्दे इस पर जेर गौर आएंगे और सबसे अहम बात है, मैं भी ये देख पा रहा हूं कि काफी जो है गहमा गहमी है और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपने ये बताया कि हेडक्वार्टर में आप मौजूद हैं और काफी बड़ी तादाद में वहां पर पार्टी समर्थक, पार्टी सपोर्टर्स मौजूद हैं। क्या इसमें आम लोग भी कुछ हैं या सिर्फ और सिर्फ पार्टी के वर्कर्स हैं? देखिए, अगर हम आज की इस कन्वेंशन की बात करें तो ये कन्वेंशन इसीलिए रखा गया था कि अब्दुल हमीद कर्रा जो है उनके स्वागत में, उनके वेलकम में आज ये एक कन्वेंशन रखा गया था यहाँ पे। इस तरीके से जो एक कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है वो तो आज यहाँ पे नहीं होगी। तो आज जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस कन्वेंशन में वो मोस्टली पार्टी वर्कर्स हैं और पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स हैं। जी विशाल। जी सरोज, जाहिर सी बात है कि इसे एक इस्तकबालिया इजलास के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो क़यादत में तब्दीली हुई है उसका किस तरह से असर पड़ेगा आने वाले असेंबली इंतखाबात पर? और साथ ही साथ क्या क़यादत की तब्दीली से कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक सेगमेंट होगा पार्टी के अंदर ही जो नाराज होगा या मायूस होगा, या फिर क्या तारिक हमीद कर्रा जो है वो अपनी उम्र और अपने तजुर्बे से तमाम चीजों को संभाल लेंगे?
देखिए, जिस तरह से आप जानते ही हैं कि तारिक हमीद कर्रा का जो पॉलिटिकल करियर रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहा है। एक वक्त पे पीडीपी के साथ भी जुड़े हुए थे, पीडीपी की थिंक टैंक माने जाते थे, और उसके बाद किस तरीके से बदलाव आते रहे और वापस इन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अरीना की अगर हम बात करें, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जहाँ पे तारिक हमीद कर्रा का नाम है। न सिर्फ मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, भले ही वो रीजनल या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो। तो अगर हम तारिक हमीद कर्रा की बात करें तो जाहिर सी बात है एक बड़े नेता है, माना हुआ नाम है यहाँ पे। लेकिन जैसा भी आप दुरुस्त फरमा रहे थे कि कुछ ही दिनों पहले जब यहाँ पे कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तब यहाँ पे कुछ वर्कर्स और लीडर्स ने क्लियर इंडिकेशन दी थी कि हम वकार रसूल वानी जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ही दिनों पहले जब बात निकली थी कि तारिक हमीद कर्रा रहेंगे या वकार रसूल वानी रहेंगे। हालांकि वकार रसूल वानी का भी अपना एक मैं कह सकता हूँ आपको बेस है उन्होंने बनाया हुआ, और उनकी भी एक फॉलोइंग है, उनके भी कुछ लीडर्स सपोर्ट में है, वर्कर्स भी उनके सपोर्ट में हमेशा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बदलाव में आपने अक्सर देखा होगा कांग्रेस का क्या होता है, जो ही कोई जैसे अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, जो ही कोई ऐसा बड़ा डिसीजन होता है, उसी वक्त जो उनकी लीडरशिप है उसमें कोई तब्दीली आ जाती है। और वो हमने आज जम्मू कश्मीर में भी देखा है। तो कई सारे ऐसे वर्कर्स हैं, आपसे मैं खुल के बात करूं तो वो कहीं ना कहीं नाखुश है, क्योंकि तारिक हमीद कर्रा वो नहीं चाहते थे कि ये जिम्मेदारी जो है जम्मू कश्मीर की वो तारिक हमीद कर्रा को दी जाए। क्योंकि उनका कहना है कि जिस हिसाब से वकार रसूल वानी ने पिछले 5 साल में यहाँ काम किया है, जब कांग्रेस का कहीं वजूद ही नहीं था इन 5 सालों में, किस तरीके से ग्रास रूट लेवल से वकार रसूल वानी ने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लीडर को वापस अपलिफ्ट करने की, और कुछ हद तक एक एक्सटेंट तक उसमें वो कामयाब भी हुए थे। तो वो कहीं ना कहीं वो भी देखने को मिलेगा आगे। देखिए, अभी की एक फ्रैक्शन जो है वो तारिक हमीद कर्रा की ओर है और दूसरा फ्रैक्शन जो है वकार रसूल वानी की ओर है। लेकिन अब वो किस तरीके से इंपैक्ट करेगा आने वाले इलेक्शंस में या वोटर्स पे, वो देखने को मिलेगा आपको आगे। जी बिल्कुल सरोज, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हालांकि किसी भी पार्टी के अंदर ये चीजें होती रहती हैं, कोई भी एक ओहदे पर कोई फायज हमेशा के नहीं रहता। लेकिन जैसा आपने बताया कि ऐन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, जबकि पूरी तरह से फसल जो है वो तैयार कर दी गई, जितनी भी कोशिशें थी जो साबिका सदर थे उनकी तरफ से कोशिश की गई, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या पार्टी ने इसे बहुत नापा तोला है, और क्या नाप तोल के बाद यह अंदाजा किया गया है कि कहीं ना कहीं क़यादत तब्दीली जो है कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगी? क्या इस बारे में आज कोई चर्चा होगी? मेरा एक अगला सवाल यह भी है कि वकार रसूल वानी क्या वहां पहुंचे हैं? देखिए, वकार रसूल वानी तो यहाँ पे नहीं आए। आज तो एक क्लियर इंडिकेशन होती है कि शायद वो कहीं ना कहीं इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें अब एक और जिम्मेदारी दी गई है कि सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी बनाया गया है उनको। लेकिन उसके मजीद, जैसा अभी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि क्या ये जो तारिक हमीद कर्रा है, इनको अगर ये जिम्मेदारी दी है तो ये निभा पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल, देखिए उसमें एक वजह ये भी हो जाती है, जैसा अभी मैं कह रहा था आपसे, कि तारिक हमीद कर्रा जो है वो एक्सेप्टेबल है। न सिर्फ कांग्रेस में कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो यहाँ के लोग हैं, स्पेशली अगर हम बटमालू खिते की बात करें, जहां से अक्सर ये चुनाव लड़ते थे, और वहां पर इनका काफी ज्यादा स्ट्रांग होल्ड रहा है। और पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, देखिए आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रमन भल्ला जैसे, जे मीर जैसे जो स्टॉलवॉर्ड्स हैं कांग्रेस के, वो आज यहाँ पर है। वो भी कहीं ना कहीं शायद चाह रहे थे कि तारिक हमीद कर्रा जो है, इतना एक्सपीरियंस है उनका, वही शायद कश्मीर की भागदौड़ संभालें। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन है एटलीस्ट पार्टी के सीनियर लीडर्स के लिए, उनके लिए तो फेवरेबल है। लेकिन जो नया काडर वकार रसूल वानी ने यहाँ पे क्रिएट किया था, वो कहीं ना कहीं इससे खुश नहीं है। लेकिन अब जिम्मेदारी दी गई है, देखिए महज 1 महीना बचा है अब इलेक्शन को। अब किस तरीके से तारिक हमीद कर्रा जो है वो अपना मेटल प्रूव करेंगे ग्राउंड पे, किस तरीके से उनका ये जो मैं आपसे कह सकता हूं कि उनका जो ये स्टेटस है, जिस हिसाब से वो जाने जाते हैं, क्या उनका वो फेमस होना वो उस वोट को कन्वर्ट कर पाएगा? इवेंचुअली वोटर उनके नाम पे बाहर आएगा या नहीं आएगा, वो इंटरेस्टिंग होगा। तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। और उसके मजीद भी मैं आपको कहूं कि ऐसी कई सारी स्पेकुलेशंस थी, जैसे मैं अभी आपसे कह भी रहा था कि कांग्रेस जो है किसको समर्थन देगा, या कांग्रेस किसी से समर्थन लेगा या नहीं लेगा। अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अभी पार्लियामेंट इलेक्शंस में इनका एक गठबंधन हुआ था, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया था कि कांग्रेस जो है वो जम्मू कितना देखेगा, एनसी की 3 सीट्स पे यहाँ पे एनसी खुद ही लड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया है अब। तो उसका भी कितना इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वोटर भी अभी कहीं ना कहीं इससे अवेयर नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो एक साथ नहीं लड़ने वाला है। इस तरीके से वो भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए, बिल्कुल तारिक हमीद कर्रा जो है इस वक्त, अब अगर आप देख पाए
तो इस वक्त भी उन्होंने अभी अभी अपना स्पीच शुरू किया हुआ है। लोग जो हैं या पार्टी वर्कर्स जो हैं उन्होंने काफी जोशो खरोश से आज तारिक हमीद कर्रा का वेलकम किया है और अभी भी कहीं ना कहीं जो वो एड्रेस कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सरोज, तमाम जानकारी के लिए। फिर आपके पास हम लौटेंगे अपडेट के लिए कि आज तारिक हमीद कर्रा दरअसल क्या कहते हैं, जो कि एक तरह से ये इस्तकबालिया तकरीब है, इजलास है। इसमें कांग्रेस के काफी वर्कर्स वहां पर गामा गामी नजर आ रही है। खबरों का रुख अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। बीजेपी वादी कश्मीर की 47 में से 25 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकती है। बाकी 22 सीटें अपने इत्तेहादियों और आजाद उम्मीदवारों के लिए छोड़ सकती है। ये एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये अभी कांग्रेस की बात हम कर रहे थे, अब बात हम कर रहे हैं बीजेपी की। बीजेपी वादी कश्मीर की 47 में से 25 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकती है, खुद की के उम्मीदवार। बाकी 22 सीटें अपने इत्तेहादियों और आजाद उम्मीदवारों के लिए छोड़ सकती है। पार्टी आजाद उम्मीदवारों की हिमायत करने का इरादा रखती है, जो बगैर किसी सियासी पस मंजर के ताजा चेहरे होंगे। ऐसी खबरें आ रही हैं। पार्टी कुछ कश्मीरी पंडित रहनुमाओं को हबाकदल, बारामूला और वादी कश्मीर के कुछ दूसरी सीटों से मैदान में उतारने का मंसूबा बना रही है, जहां कश्मीरी पंडित वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। जुगल किशोर सांसद लोकसभा हमारे साथ मौजूद हैं। जुगल जी, लगातार जो है बीजेपी में मीटिंग्स हो रही हैं और कटमाला जुगल किशोर, बीजेपी सांसद लोकसभा हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार जो मीटिंग्स हो रही हैं, आपने अब लोकसभा इलेक्शन में जीत दर्ज की, लोगों का मूड आपने देखा, विधानसभा चुनाव में कैसे एक्सेस करते हैं इस सिचुएशन को? ऐसा देखिए, लोग तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई हम चुनावों में जाएं और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हों। चुनाव आयुक्त ने घोषणा की है, तारीखें भी बता दी हैं, तो लोग खुश हैं और चुनावों में जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए तो पहले से ही तैयार थी और हम भी चाहते थे जल्द चुनाव हो, तो चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो चुनाव जीतने के लिए लग जाएगा। जुगल जी, इसके साथ साथ ही जिस तरह से हालांकि लोकसभा इलेक्शन में दोनों कैंडिडेट थर्ड टाइम पे रिपीट किए गए, क्या विधानसभा चुनाव में भी ऐसा किया जाएगा? जो पहले कैंडिडेट जीते हुए उन्हीं को मौका दिया जाएगा? ऐसा है, पार्टी देखती है कि भाई सीट कौन जीत कर ला सकता है, विनेबिलिटी किसी की है। और पार्टी ने कई ऐसे साधन रखे होते हैं फीडबैक लेने के, तो उसके आधार पर ही जो है वो पार्टी आगे जो है वो सीट जो है वो देती है, वितरित करती है। सबसे पहली बात तो ये रहती है कि हम चुनाव कैसे जीते, तो चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट जो है वो दी जाती है। तो सीट वितरण में आपसे भी चर्चा की गई? कुछ चर्चा हो रही है, पार्टी ने सर्वे करवाए हैं और वगैरह वगैरह फीडबैक है। पार्टी को लगता है, पता होता है कौन कार्यकर्ता है जो जीत सकता है और लोगों के बीच में है, उसी के आधार पर पार्टी आगे बढ़ती है। कब तक लिस्ट आने की उम्मीद है, पहली लिस्ट? देखिए, ये आप भी जानते हैं कि भाई 20-21 से तो फॉर्म भरने शुरू होंगे, तो उससे पहले ही तो लिस्ट आएगी, तभी तो फॉर्म आज जो मीटिंग है क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि लगातार मीटिंग हो रही है? हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारे जो प्रभारी हैं तरुण चुग जी, और विशेष तौर पर चुनावों की दृष्टि जो जहां पर हमारे मंत्री जी कृष्णा रेड्डी जी हैं, और हमारी जो इलेक्शन कमेटी है और बाकी जो कमेटी हैं, कोर ग्रुप है, चर्चा होती है कि भाई कौन ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो पार्टी को जिता कर लाए। तो उसी पर सारी माथापच्ची होती है। जो बैठकें जो हैं वो पार्टी के हित में होती हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए होती हैं, ताकि जल्द से जल्द घोषणाएं भी हों। लेकिन घोषणा जो है वो जहां नहीं होती, जहां पर पैनल बनता है, 3, 4, 5 लोग ऐसे होते ही हैं एक विधानसभा में, फिर वो लिस्ट चली जाती है दिल्ली में, फिर वहां पर जो हमारी कमेटी रहती है वहां पर देखते हैं कि भाई क्या है, और उसके आधार पर घोषणा जो है वो दिल्ली से होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो माथापच्ची जो है वो 2 दिन से हो रही है। जो लिस्ट रिलीज करनी है, पहली किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, नए कैंडिडेट होंगे या वही कैंडिडेट होंगे जिनको 2014 में मौका मिला, इन सब पे मंथन जो है वो बीजेपी में हो रहा है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। तो किशन रेड्डी से बातचीत हो रही थी। आपको बता दें कि बीजेपी भी इस मामले में काफी सक्रिय हो गई है। चुनाव के मद्देनजर न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने बीजेपी लीडर जुगल किशोर से बातचीत की थी। और आगे बढ़ते, जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज जी किशन रेड्डी का कहना है कि पार्टी की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में मुल्क दुश्मन ताकतों को इख्तियार में आने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में काफी बेहतरी आई है।
कश्मीर घाटी में? मैं थोड़ी करता हूँ। पार्टी स्टेट इलेक्शन कमिटी विल रिकमेंड द नेम्स, पैनल ऑफ द नेम्स, देन नेशनल इलेक्शन कमिटी दे विल फाइनलाइज द नेम। पार्लियामेंट्री बोर्ड लाइक माइंडेड नेताओं से बात हो रही है? लाइक माइंडेड नहीं, भाई कोई काम है ना, हमारा पार्टी तो सब मिलके एक यूनिटी के साथ काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। इधर जम्मू कश्मीर को बचाना होगा, फिर टेररिज्म नहीं आना चाहिए, फिर परिवारवाद नहीं आना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं आना चाहिए, एंटी डेवलपमेंटल फोर्सेस फिर सत्ता में नहीं आना चाहिए। उसके लिए जम्मू कश्मीर के हित के लिए अच्छे पैनल तैयार करना और जम्मू कश्मीर में एक विकसित जम्मू कश्मीर होना चाहिए, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे हम। सर, वो लोग अभी 370 पे बात कर रहे हैं और रेजोल्यूशन लाने की, इसलिए बात कर रहा हूँ ना, यही बता रहा हूँ। 370 किसको भी, जम्मू कश्मीर आम जनता को, सिटीजन्स को कोई लाभ नहीं है। 370 के कारण उनका अधिकार कैटिल हो गया। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में लागू है। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हितों के लिए काम करने वाले पार्टी है, उनके स्पिरिट से हम आगे बढ़ने वाले हैं, उनसे स्फूर्ति लेकर हमारा नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। इसके लिए आज जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद अमन शांति है और भाईचारा है और विकास हो रहे। स्कूल्स ओपन हो गए, ग्राम पंचायत इस काम कर रहे, रोड मिल रहे, पीने का पानी मिल रहे, गांव में गरीबों को चावल मिल रहे, मुफ्त में चावल दे रहे, अलग अलग डेवलपमेंटल मेडिकल कॉलेजेस आया, रेलवे लाइन्स है, नेशनल हाईवेज है, ग्राम पंचायत रोड्स है। हर एंगल पर आज जम्मू कश्मीर पहली बार आगे बढ़ रहे। फिर एक बाद फिर वो परिवार आ जाए तो फिर पूरा पीछे जाएगा। जम्मू कश्मीर को बचाना है, सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में ही जम्मू कश्मीर में आज सेफ्टी रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा, भविष्य रहेगा और जम्मू कश्मीर विकास भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो विकास हुआ है और अब ये मौका है कि नेशनलिस्ट फोर्सेस को ही आगे आना होगा और ये पीएम मोदी के नेतृत्व में ही जो है ये पॉसिबल है और ऐसी फोर्सेस जो कि एंटी नेशनल हैं उनको रोकना होगा जम्मू कश्मीर की जनता को। ये कहना है जी किशन रेड्डी का, जो कि जम्मू कश्मीर इंचार्ज भी हैं इलेक्शन कमेटी के और यूनियन मिनिस्टर भी हैं। और आज फिर जो है यहाँ पे मंथन किया जाएगा, माथापच्ची की जाएगी कि किन कैंडिडेट्स को जो है वो चुनाव करके उनको टिकट दिया जाए जो कि जिनकी जो जीत की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र बहर, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग का कहना है कि असेंबली इंतखाबात में जम्मू कश्मीर से बीजेपी फातेह बनकर उभरेगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इलेक्शन की तैयारियों के बीच भाजपा क्या अलायंस में जा सकती है, क्योंकि कल ही आपने अपने एक फॉर्मर अलायंस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता को अपने साथ ज्वाइन करवाया है, ये किस तरह से चल रहा है? ऐसा कि हमारा किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं है, ना ही कोई हमारा अलाई है। जम्मू कश्मीर में हमारा किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहां दशकों से काम कर रही है और दशकों से यहां मजबूती से खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों का दिल जीता है, लोगों को काम करके दिखाया है, विकास की नई गाथा लिखी है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ रही है और उसी कारण आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे पहली पसंद बनी। जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक अलग तरह का लगाव है, जिस कारण आज अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग वर्गों से नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सर, कुल 90 सीटों पे, सभी सीटों पे आपके कैंडिडेट आप बीजेपी उतारेंगे? भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय पार्टी के फोरम लेते हैं, पार्टी का फोरम बैठेगा और पार्टी पूरी मजबूती से जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। कोई प्री पोल अलायंस नहीं होगा सर? हमारा किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं है। सर, कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पहला रेजोल्यूशन पास करेंगे कि 370 हटना गलत था। कैसे आप इसे देखते हैं? उमर अब्दुल्ला दिन के उजाले में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये सपने
केवल सपने ही रहने वाले हैं, हकीकत से कोसों दूर हैं। जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से इतिहास बन चुकी है, वो इतिहास ही रहेगी, वो दोबारा नहीं हो सकती, वो एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता भ्रष्टाचारी कुनबों से, जो भ्रष्टाचारी कुनबे भ्रष्टाचार को इंडस्ट्री बनाकर वंशवाद की वेला से लूटते आए हैं, जम्मू कश्मीर की जनता इन लुटेरों से सावधान रहेगी और इन लुटेरों को सत्ता से दूर रखेगी। लूट का इतिहास है इनका। जो लूट के इतिहास वाले लोग हैं, उनकी लूट का हिसाब मांग रही है आज जम्मू कश्मीर की जनता। कश्मीर घाटी में किस तरह की स्ट्रेटजी रहने वाली है आपकी, और क्या जल्द ही पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी बैठेगी और मैनिफेस्टो कमेटी जम्मू कश्मीर की जन भावनाओं को सामने रखते हुए चुनाव में उतरे। पार्टी के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो कि मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी चुनाव लड़ सकती है, इस चीज की आशंका? बेटे बेटियों दादे पोतों की पार्टियां हैं, खानदानी शफा खाने होते हैं ना जी, दवा खाने। ये लोकतंत्र के लिए अभिशाप है और इन 3-4 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को जकड़ रखा है। और ये भ्रष्टाचार की अगर कहीं पीएचडी है, लूट की पीएचडी कहीं है, तो ये 3 परिवारों ने को है। ये 3 परिवार, कहीं गणित बुक में रिकॉर्ड की बात आएगी कि जनता को लूटने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, नौकरियां कैसे सेल की जाती हैं। ना खाता ना बही, ना खाता ना बही। जो ये अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी नेहरू कहें वही सही, ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है। आपकी चौखट अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी नेहरू परिवार की चौखट नहीं, जनता का मतदान तय करेगा कि उनका नेता कौन होगा। चौखट पे सर रगड़कर परिक्रमा कर कर अब नेता जम्मू कश्मीर में नहीं बने। टिकट वितरण में क्या जो जातीय समीकरण है उसका भी ध्यान रखा जाएगा, ओबीसी हो या बाकी कास्ट हो? जम्मू कश्मीर की जनता जिसे पसंद करे ऐसे लिस्ट हमारी आएगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नगर पुलिस ने 15 अगस्त के दिन हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया। शराब पीते हुए मुर्गा मंगवाने को लेकर हुए विवाद में हुई थी हत्या। आरोपी मेहताब नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार। दो गधों के साथ घूमते हैं हरियाणा के पूर्व आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार। लोगों को मानवता का संदेश देना है मकसद। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला राजभवन में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से की भेंट। उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश में आई आपदा को लेकर और उससे हुए नुकसान की जानकारी दी। शिमला में 10वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का समापन समारोह किया गया आयोजित। राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी हरियाणा महाधनेश्वर यात्रा बांडीपुरा में शुरू हुई। इसे छोटा अमरनाथ यात्रा भी कहा जाता है। डीसी मंजूर अहमद कादिर ने सुबह इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा हर साल महाश्रवण के आखिरी दिन होती है और इस यात्रा में श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद शरीक होती है। श्रद्धालुओं ने एक रोजा यात्रा के लिए किए गए इंतजामात की काफी सराहना की। जो आज ये छोटा अमरनाथ की यात्रा यहाँ बांडीपुरा से शुरू हो रही है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही सारे इंतजाम को मुकम्मल किया हुआ है। हर एक हवाले से यात्री एकदम खुश है। आपको एक अंदाजा, अगर आप आसपास देखोगे, क्या यात्री एकदम तैयार हो रहे हैं निकलने के लिए। बसें भी आ गई है और यात्री सब नहा धो के तैयार हो गए हैं। और जो टाइम हमने दिया था 5 बजे, और बिल्कुल 5 बजे हम बोर्ड करेंगे बस। पिछले साल हम लोग गए थे, काफी अच्छी सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है। ट्रैक भी वाज वेरी गुड
और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में सारे अरेंजमेंट्स किए थे, दे वर आल्सो वेरी गुड। हम सबको बहुत ही खुशी हो रही है कि हम इस सावन के महीने में आज के दिन, सोमवार के दिन ही भगवान शंकर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये जो यात्रा है, एक रोजा यात्रा है, उसमें 85 के करीब जो यात्री है वो इसमें शामिल हुए हैं। जिला इंतजामिया का कहना था कि हमने यात्रियों के लिए तमाम तर इंतजाम किए हैं। न्यूज 18 JKLH के लिए बांडीपोरा से मैं और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।